जब प्यार हदें पार करता है तो जुनून बनता है, और जब जुनून हद पार करे तो अपराध पनपता है। फ्लैट नंबर 704 की कहानी है ऐसे ही अपराध की कहानी। क्या हुआ फ्लैट नंबर 704 में? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स में आज की कहानी जो है वो है फ्लैट नंबर 704 की। फ्लैट नंबर 704 आप में से शायद बहुत लोगों के एड्रेस में होगा फ्लैट नंबर 704, या फिर आप में से कई लोगों के जानने वाले रहते होंगे फ्लैट नंबर 704 में। लेकिन जिस फ्लैट की आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोग आपसे और हमसे बिल्कुल अलग थे। क्या है उनकी कहानी जानेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले आपको हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में प्लीज़ शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी हमें दें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जिस फ्लैट नंबर 704 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो मुंबई के एक रेजिडेंशियल इलाके के रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एक फ्लैट था। इस फ्लैट में दो लोग रहते थे, मनोज साने और उनकी पत्नी सरस्वती वैद्य। थे तो ये आम कपल, लेकिन इनका सोशल सर्कल बहुत ही लिमिटेड था, या कहा जा सकता है कि बिल्कुल ज़ीरो था। किसी से बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं, बस अपने में रहते थे। बात है साल 2023 की, जून का महीना था। मनोज जिस बिल्डिंग में रहते थे उनके नेबर्स यानी कि 7वें फ्लोर पे रहने वाले बाकी और लोग, वो लोग अचानक से कंप्लेंट करने लगे कि उनके फ्लोर पर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। उन्हें लग रहा था कि शायद उनके फ्लोर पर चूहों का इन्फेस्टेशन हो गया है और शायद कुछ चूहे मर गए हैं। सभी अपने अपने फ्लैट्स में इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, सफाई करते हैं फ्लैट की, लेकिन उनको फिर भी कहीं भी मरे हुए चूहों का कोई निशान नहीं मिलता है। ऐसे में फ्लैट नंबर 704 के एक नेबर जो कि इस बदबू से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, वो फ्लैट नंबर 704 के सामने से गुजर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि उनको अपने पड़ोसी को एक बार बोलना चाहिए कि वो अपने फ्लैट में एक बार तफ्तीश करे कि कहीं उनके फ्लैट में तो कहीं कोई चूहा मर तो नहीं गया जिस कारण इतनी बदबू आ रही है। वो जैसे उस फ्लैट के सामने पहुंचते हैं तो उन्हें उनका शक बहुत तेज़ हो जाता है कि बदबू तो यहीं से आ रही है। तो वो खुद में ही वहाँ खड़े होकर बड़बड़ाते हैं कि कैसे लोग हैं भाई, उनके कमरे से, उनके घर से इतनी बदबू आ रही है और उनको कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, उन्हें महसूस होता है कि फ्लैट में जो रहने वाला इंसान है उसने तुरंत ही रूम फ्रेशनर अंदर स्प्रे किया। तो मतलब जो भी अंदर था वो इस बात को लेकर के तो कॉन्शियस था कि उसके कमरे से बदबू आ रही है। इस नेबर को रहा नहीं गया तो उसने उस दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजे पर नॉक करने पर मनोज साने दरवाज़ा खोलते हैं। ये नेबर उनको कहते हैं कि हमारे फ्लोर पर किसी चीज़ की बहुत ही ख़राब बदबू आ रही है, शायद चूहे मर गए हैं और हमें लग रहा है शायद आप ही के घर से वो बदबू आ रही है। तो आप क्या अपने घर में एक बार अच्छे से जांच करेंगे या अपने घर की सफाई करेंगे? मनोज साने जो कहते हैं कि हाँ वो थोड़ी हड़बड़ी में हैं और वो अपने काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो जैसे ही वापस आएंगे वो अपने घर को अच्छे से छानबीन करेंगे, अपने घर की सफाई करेंगे, और वो कह करके वो दरवाज़ा बंद करने वाले होते हैं। लेकिन ये नेबर उनको आगे बोलता है कि देखिए, अगर आपको हमारे हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा, हम भी आपके कमरे की सफाई में आपकी हेल्प करेंगे। मनोज उस समय बोलते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल, अगर मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। और ये बोल करके वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। नेबर वहाँ से निकल तो जाता, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो खटकता है। उसके पास कई कारण भी थे। एक तो वो तेज़ बदबू, और दूसरा कि कुछ समय से उनके फ्लोर के ऊपर जितने भी फ्लैट्स थे उन फ्लैट्स में सीवरेज के क्लॉगिंग का प्रॉब्लम बहुत समय से चल रहा था। तीसरा कि कुछ ही समय पहले श्रद्धा वालकर केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस केस में भी कमरे से आती हुई तेज़ बदबू, क्लॉग ड्रेनेज और कम सोशल लोग जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे। तो इस केस में भी
सारे के सारे साइंस जो थे वो कुछ ना कुछ अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे थे। ये नेबर जो काफ़ी सजग था, वो मनोज की बात से बहुत सेटिस्फाइड नहीं था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बात को वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी के सामने रखे, गार्ड के सामने रखे, और वो ये बात जा कर के बिल्डिंग के सेक्रेटरी को बताता है, वहाँ के गार्ड को बताता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस मैटर को बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये लोग पहले से जानते थे कि मनोज और उनकी पत्नी सरस्वती वैद्य बहुत ज़्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखते थे। उनके घर में क्या होता था किसी को कुछ नहीं पता था। बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी पत्नी को बाहर कभी देखा था। इनफैक्ट उनके घर के बाहर कई बार तो कुछ कुछ पार्सल्स जो डिलीवर होते थे वो घंटों तक यूं ही अनअटेंडेड पड़े रहते थे। उन्हें लगा कि ये ज़रूरी है कि उस कमरे की, उनके फ्लैट की जांच की जाए। तो ऐसे में वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके फ्लैट को खोलकर देखेंगे। मनोज अभी तक काम के लिए जा चुके थे और उन्होंने सोचा कि इसके लिए उन्हें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वो उनके फ्लैट पर जाती है। तो फ्लैट पर जाने पर वो देखते हैं कि फ्लैट के डोर पर ताला लगा है। वो फ्लैट के डोर को तोड़ते हैं, घर के अंदर घुसते हैं और तेज़ बदबू इन सारे लोगों को परेशान कर देती है। ये पता चल जाता है कि वो बदबू का कारण यही घर था। उस घर का हॉल बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, बेडरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। सबसे पहले जो ऑफिसर इस कमरे में पहुंचते हैं, इस घर में पहुंचते हैं, वो सबसे पहले जाकर के फ्रिज को खोलते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस रहता है। श्रद्धा वालकर केस में भी यही हुआ था। फ्रिज के अंदर पुलिस को श्रद्धा वालकर के बॉडी पार्ट्स मिले थे, लेकिन इस केस में फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, हॉल बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, बेडरूम तक साफ़ सुथरा रहता है। फिर इस पुलिस की टीम का एक ऑफिसर किचन में जाता है। किचन में जाकर उसे जो कुछ देखने को मिलता है, आई डोंट थिंक सो उसके बाद से वो कई रात चैन की नींद सोया होगा। वहाँ पर उसे 3 बाल्टियाँ मिलती हैं और तीनों बाल्टियों में ढेर सारा लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ रहता है। और जब उन बाल्टियों को पास से, करीब से देखा जाता है तो उसके अंदर उन्हें ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स दिखते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल मिन्स्ड बॉडी के पार्ट्स दिखते हैं। इन्हें समझ में आता है कि मनोज की जो शायद पार्टनर थी, जो पत्नी थी उनकी, ये उन्हीं के बॉडी के पार्ट्स थे। कुछ बॉडी के पार्ट्स जो बाल्टी में थे और कुछ बॉडी के पार्ट्स कुकर में बंद थे। यानी कि मनोज ने अपनी पत्नी को काट करके उनके बॉडी पार्ट्स को कुकर में बॉईल करने की कोशिश की थी। कुछ बॉडी पार्ट्स को तो उसने रोस्ट भी करने की कोशिश की थी, क्योंकि गैस के ऊपर एक तवा था और तवे के ऊपर कुछ बॉडी पार्ट्स हाफ बेक्ड और हाफ रोस्टेड थे। ये नज़ारा कैसा रहा होगा उन लोगों के लिए, सोच के ही घबराहट होती है। उस मंज़र पर जो जो लोग मौजूद थे, उन लोगों में से तो कई लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। पुलिस वहाँ पे मौजूद जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करती है और ढेर सारे पॉलीथिन बैग्स में उनको कलेक्ट करके लेके जाती है। एक चेन सॉ उन्हें उस जगह से मिलता है और एक बहुत ही बड़ा सा धारदार चाकू उन्हें बरामद होता है। ये सारी चीज़ें पुलिस जब्त करती हैं। ये सब करते करते मनोज, जो कि अभी तक घर से बाहर था, वो अपने घर वापस आता है और वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग जमा हैं। पुलिस की हरकत उसे नज़र आती है और वो वहाँ से भागने को तैयार होता है। वो जैसे ही पीछे वाले गेट से भागने को होता है कि वहाँ पे मौजूद पुलिस, जो कि मुस्तैदी से उसके आने का ही इंतज़ार कर रही थी, वो उसे धर दबोचते हैं और यहाँ मनोज की अरेस्टिंग होती है। अब मनोज से जो कहानी निकल के आती है उसके कई वर्जन्स होते हैं। मनोज और उसकी पत्नी सरस्वती वैद्य, ये दोनों थे तो पति पत्नी, लेकिन इन दोनों के बीच 20 साल से भी ऊपर का एज गैप था। आखिर क्या थी ये बेमेल जोड़ी? इस बेमेल जोड़े की कहानी कुछ साल पहले शुरू होती है। मनोज ओरिजिनली अहमदनगर को बिलोंग करता था। अहमदनगर महाराष्ट्र में ही एक छोटी सी जगह है और वो काम के सिलसिले में मुंबई आया हुआ रहता है
और यहाँ पर बोरीवली में ही उसे एक छोटे से किराने शॉप में नौकरी मिल गई रहती है। हालांकि मनोज एक ITI क्वालिफाइड टेक्नीशियन था, लेकिन उसको इस टेक्निकल फील्ड में, इंडस्ट्री में उसे कोई काम नहीं मिला। तो इसलिए हार के उसने बोरीवली में ही एक राशन की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। शुरू से ही मनोज काफ़ी कम बोलने वाला इंसान था, बहुत ही कम लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। कुछ 2-4 लोग ही थे जिनसे उसकी बातचीत होती थी। इस 2-4 लोगों के सर्कल में एक लड़की थी, सरस्वती वैद्या। सरस्वती वैद्या से इसकी पहचान अपने किराने शॉप पर ही हुई थी, क्योंकि वो वहाँ की कस्टमर थी। इससे थोड़ी बहुत बातचीत में मनोज को पता चला कि सरस्वती भी अहमदनगर से ही है। अहमदनगर के कॉमन कनेक्शन से दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन बन गया और दोनों बातचीत करने लगे। मनोज को सरस्वती अच्छी लगने लगी। सरस्वती अपने बारे में भी मनोज को खुल के बताने लगी और वो बताती है कि वो एक अनाथ है। उसकी 3 बहनें थीं और उसकी तीनों बहनें अपने अपने घरों में सेटल थी और सरस्वती का बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजरा था। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद सरस्वती किसी तरीके से छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी चला रही थी। ऐसी ही सिमिलर कहानी मनोज की भी थी। तो मनोज ने भी जब अपनी कहानी सरस्वती को सुनाई तो दोनों में जो कनेक्शन था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। दोनों एक दूसरे के कंपेनियन बन गए। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने डिसाइड किया कि अब दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसे में मनोज और सरस्वती शुरुआत में लिव इन में रहने लग जाते हैं। बोरीवली में मनोज का खुद का एक फ्लैट था। मनोज इस फ्लैट को रेंट पर लगा देता है, जिससे उसे कुछ 35,000 रुपये महीना मिल रहे होते हैं और वो खुद मीरा रोड में एक 2 BHK रेंट पे ले लेता है और वो और सरस्वती दोनों एक साथ उस रेंट के फ्लैट में रहने लग जाते हैं। उस फ्लैट का किराया 10,000 रुपये होता है और मनोज अपने राशन की दुकान की नौकरी से कुछ 5,000 रुपये कमा रहा होता है। तो ज़िंदगी ठीक ठाक सी चल रही होती है। साल 2015 से 2019 के बीच में दोनों मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। समय थोड़ा आगे बढ़ता है और कोविड का टाइम आता है और इसमें मनोज की नौकरी चली जाती है, जिसके बाद फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। मनोज का कहना होता है कि सरस्वती इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण उससे थोड़ा सा उखड़ने लगी थी। दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े भी होने लगे थे और इस इंसिडेंट के 6 महीने पहले से नेबर्स का भी कहना था कि उनके घर से बहुत ज़्यादा झगड़े की आवाज़ें आती थी। तो इस बात को तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता था। मनोज का कहना था कि 3 जून की रात उनके बीच में फिर से झगड़ा हुआ और सरस्वती ने गुस्से में जहर खा लिया। अगले दिन जब वो सो करके उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी इनएक्टिव है, वो मर चुकी थी। वो घबरा गया। उसे लगा कि उसकी मौत की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी, वो फंस जाएगा। इसलिए डर के मारे उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देगा। उसका कहना था कि उसने श्रद्धा वालकर के केस को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया था। तो उसे आइडिया आया कि जैसे आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए थे, वो भी अपनी पत्नी की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उनको धीरे धीरे डिस्पोज करेगा। लेकिन उसे पता था कि बदबू हर जगह फैल सकती है, तो इसलिए उसने सोचा कि उस डेड बॉडी के पार्ट्स को वो कुक करेगा, बॉईल करेगा, रोस्ट करेगा, तो शायद उसकी बदबू फैले ना। लेकिन वैसा नहीं हुआ। बदबू धीरे धीरे फैलने लगी, तो उसने डिसाइड किया कि वो धीरे धीरे करके उन पीसेस को डिस्पोज करेगा। उसने कुछ पीसेस तो फ्लश कर दिए, कुछ पीसेस वो रात के अंधेरे में बाहर जा कर के कुत्तों को खिलाया। उसके पड़ोसियों ने भी क्लेम किया था कि उन्होंने उसे रात को कुत्तों को फीड करते हुए देखा था। और जो बचे हुए पार्ट्स थे घर में, उसने सोचा था कि वो धीरे धीरे प्लास्टिक में डाल के उन्हें आसपास कहीं डिस्पोज ऑफ करता रहेगा। लेकिन उससे पहले ही ये सारा भांडा फूट गया। मनोज के बयान के अकॉर्डिंग ये घटना घटी थी 3 तारीख को और मनोज के घर के अंदर पुलिस एंटर करती है 7 तारीख को। पुलिस
ऑटोप्सी के लिए बॉडी पार्ट्स तो लेती है, लेकिन ऑटोप्सी करने के लिए उनके पास कुछ खास ठोस अवशेष होते नहीं हैं। ऐसे में जिस बाल्टी में जो डेड बॉडीज़ मिली थी उनका जो फोरेंसिक होता है तो पता चलता है कि उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स के अवशेष थे। तो ये पॉसिबल था कि बॉडी में भी शायद पॉइजन हो, पेस्टिसाइड हो, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर था तो सिर्फ मनोज की वो कहानी। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ती है और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिसके बाद उन्हें लगता है कि मनोज उन्हें झूठ बोल रहा है। वो देखते हैं कि सरस्वती ने 26 से लेकर 28 मई के बीच अपने पति यानी कि मनोज को कुछ ऐसे एसएमएसेस भेजे हैं, कुछ ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं जिसमें उसने कंप्लेन किया है कि वो परेशान हो गई है उससे, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो उसे धोखा दे रहा है और वो अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है, वो उसे रिश्ता तोड़ देना चाहती है। पुलिस इस बेसिस पर मनोज से सख्ती से पूछताछ करती है और इस बार मनोज एक नई कहानी उन्हें सुनाता है। तो मनोज कहता है कि 3 जून की रात को उनके बीच का झगड़ा एस्केलेट होता चला गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती वो पेस्टिसाइड पिलाया और जब वो मर गई तो उसने उसकी बॉडी को काट दिया। मनोज की अगर बात को हम लोग कंसिडर करें तो ये क्राइम ऑफ पैशन था, लेकिन जब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि मनोज ने तो इस पूरी चीज़ की पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। मनोज के वेब सर्चेस की हिस्ट्री को जब पुलिस ने खंगाला तो उन्हें पता चला कि मनोज ने ये सर्च किया है कि कौन सा पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा डेडली होता है, बॉडी को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। और तो और मनोज ने ये पेस्टिसाइड कुछ समय पहले खुद ही बोरीवली से खरीदा था। पुलिस के पास जो एविडेंसेस थे उससे क्लियर था कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, एक प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पुलिस इन सारे तथ्यों को जब मनोज के सामने दोबारा रखती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो इस बार मनोज एक और कहानी बताता है। वो बताता है कि वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड था। उसकी ये बात उसकी पत्नी को पता चल गई थी कि वो एक डेटिंग ऐप पर एक्टिव है और वो कुछ और औरतों से भी बात कर रहा है, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत नाराज़ रहती थी और उसने उसके साथ रिश्ता तोड़ने का सोच ही लिया था। मनोज ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो इस बार मानने को तैयार नहीं थी। तब से ही मनोज ने सोच लिया था कि वो इस बार सरस्वती को रास्ते से हटा के रहेगा। 3 जून की रात उन दोनों के बीच में फिर एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है। मनोज सरस्वती के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सरस्वती उसे धक्के मार के अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। मनोज फिर भी उसे किसी तरीके से बात करके समझाने की कोशिश करता है और इस बार जब उसके सामने सरस्वती आती है तो सरस्वती को ज़बरदस्ती वो पेस्टिसाइड पिलाता है एंड सरस्वती उसके सामने दम तोड़ देती है। और एज़ पर प्लान उसके बाद वो एक चेन सॉ यानी कि आरी खरीद कर लाता है अगले दिन और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को धीरे धीरे करके काटना शुरू करता है। ये सारा इंस्पिरेशन उसने श्रद्धा वालकर केस से ही लिया था। ये करने के बाद उसे लगता है कि जब वो उसके बॉडी पार्ट्स को बॉईल कर देगा, रोस्ट कर देगा तो उसकी बदबू नहीं जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसकी करतूत ना सिर्फ उसके पड़ोसियों के सामने आई बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ गई। आज ये केस कोर्ट के सामने है। कोर्ट इसका क्या फैसला करेगी ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन ये सोच के भी भय होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी रह सकते हैं। मनोज ने इस पूरे दौरान अपना बयान इतनी बार बदला कि पुलिस को उसके ऊपर शक अंत तक था कि उसकी कौन सी कहानी सच्ची है। इसलिए उन्होंने उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कराया, ये जानने के लिए कि वो मानसिक रूप से संतुलित है कि नहीं।
लेकिन वो मेंटली बिल्कुल स्टेबल मिला। मनोज ने अपनी कहानियों में ये भी कहा था कि उसके और सरस्वती के बीच में जो रिश्ता है वो प्लेटोनिक है, दोनों के बीच में बहुत प्यार है। उसने एक बार ये भी कहा कि वो HIV पॉजिटिव है और इस कारण वो अपनी पत्नी से, सरस्वती से फिजिकली दूर रहता था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्यार बहुत था। मनोज की कौन सी बात पे भरोसा किया जाए, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि ये केस अभी कोर्ट में है और कब तक इस केस की सुनवाई चलेगी इसका पता नहीं, लेकिन मनोज जैसे लोग हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, ये सोच कर भी मन में एक अजीब सा भय हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं फ्लैट नंबर 704 की कहानी हमारे इर्द गिर्द तो नहीं हो रही। ये तो अच्छा है कि मनोज के जो पड़ोसी थे वो थोड़े सजग थे, तो ये पूरी कहानी सामने आ गई। लेकिन ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सजग रहें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इसी थॉट के साथ आज की कहानी हम कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में क्राइम टेल्स के। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल क्रेडेंस स्टूडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। एक फ्लाइट जो 1954 में टेक ऑफ करती है और हवा में जाते ही गायब हो जाती है। फिर 35 साल बाद यानी कि 1989 में वही फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर लैंड करती है अपने सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ। आखिर क्या है कहानी 35 साल तक गायब रही इस फ्लाइट की? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ क्राइम टेल्स में, सिर्फ हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर।